किया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने पैलेस ऑफ वर्सले ने, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए, उसकी साजो सज्जा के लिए जो पैसे चाहिए थे वो भी लुई 16 के पास नहीं थे। फिर अंडर द लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड 13 कॉलोनीज ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। और लुइस 16 इसमें गरीबी तो थी ही, आटा भी गीला कर दिए। कैसे कर दिए? उन्हें 13 कॉलोनियों को मदद की आज़ाद होने में। किससे आज़ाद होने में? अंग्रेज से आज़ाद होने में, जो कि अंग्रेज उनके भी दुश्मन थे, फ्रांस के भी और अमेरिका के भी दुश्मन थे, ठीक है। फिर द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लीवर्स टू अ डेप्थ देन ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स। लीवर्स क्या है? जैसे आज डॉलर आप सुनते हो, रुपया सुनते हो, वैसे लीवर वहां पे करेंसी थी, ठीक है। इस युद्ध में मदद करने की वजह से कई बिलियन लीवर्स का और बोझ बढ़ गया, जो कि लगभग 2 बिलियन लीवर क्या है, कर्ज हो गया था। किसका? गवर्नमेंट का कर्ज हो गया था, डेप्थ में था फ्रांस। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, जो कर्जदार थे जिनने कर्जा दिया था स्टेट को, राज्य को, नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन और लो, और उसमें 10% इंटरेस्ट लगाने लगे लोन पर, ठीक है। कौन लगाने लगा? वो लोग जो लोग कर्जा दिए हुए थे। किसको? लुई 16 को। So the French government was obliged to spend an increased percentage of its budget on the interest payment alone। जो आपका फ्रेंच गवर्नमेंट का जो बजट था, इसमें बजट नहीं समझते हो आप, साल भर कैसे एक्सपेंडिचर होगा, जो टैक्सेस कलेक्ट होंगे कैसे खर्च होगा, ये हर एक देश का होता है। वैसे उस समय की जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, तो अपने बजट का मैक्सिमम हिस्सा उसे कहाँ खर्च हो जाता था? जो कर्ज जिनने दिया है, जिनने इंटरेस्ट लगाया, उनको इंटरेस्ट पे करने में ही जो है ज़्यादातर जो है हिस्सा किसका, आपका हम कह सकते हैं इसका हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा बजट का हिस्सा ज़्यादातर उसी पे खर्च हो जाता था। ज़्यादातर जो बजट का हिस्सा था, जो भी पैसा था, वो खर्च हो जाता था क्या वापस करने में? इंटरेस्ट वापस करने में, ठीक है। चलिए, फिर टू मीट its regular expenses such as cost of maintaining an army corps, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। अब उनको जो रोजाना खर्चा लगे, जैसे आर्मी को बना के रखना, आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को बना करके रखना, गवर्नमेंट ऑफिसेस को मेंटेन करना, ठीक है, यूनिवर्सिटियों को चलाना, इन सभी में भी खर्चा आएगा। अब वो खर्चा के लिए पैसे की जरूरत थी, तो पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स बढ़ा करके। सीधी सी बात, गवर्नमेंट के पास कोई क्या, गवर्नमेंट भिखारी होती है। इंडियन गवर्नमेंट क्या है? भिखारी, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्रिटिसाइज करोगे, भिखारी कह रहे हो आप, नहीं भिखारी है, सही में है। उसमें पैसे कहाँ से आते हैं? वो जनता का ही पैसा तो है, हमारा आपका ही पैसा, जो टैक्सेस के रूप में कलेक्ट होकर वो गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, हम उससे मांगते रहते, परेशान होते, वो खुद हमसे मांगता है। पेट्रोल डीजल लगाते हो, टैक्स भरते हो, ठीक है। ये मत सोचना आप लोग टैक्स पे नहीं करते, टैक्स पे करते हो, ठीक है, आप देश सेवा कर रहे हो। चलो, फिर फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस। अब इनको कहीं ना कहीं ये सब चीजें चलाने के लिए टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा, चाह कर भी या अनचाहे हुए। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव sufficient। French society of 18th century was divided into 3 states. The only members of third state paid especially। अब एक खास चीज और बता दें आपको कि अब कौन सा स्टेट टैक्स पे करता था? 3 स्टेट थे, 3 स्टेट में वहाँ की सोसाइटी उस समय की डिवाइडेड थी। पहली स्टेट थी जिसमें क्लर्गी आते थे, ठीक है, जिसमें नोबल्स, उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें पूजा पाठ करने वाले, जो चर्चेस में रहने वाले सब लोग इसमें क्लर्गी स्टेट में आते थे, ये टैक्स नहीं देते थे। दूसरा स्टेट था नोबेलिटी। नोबेलिटी में थे राजा थे, ये सब थे, ठीक है, राजा, राज परिवार से जुड़े हुए लोग, उसमें काम करने वाले लोग, वो सब आ जाते थे, जो कि बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, ठीक है, स्वीपर की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो ये सब सेकेंड स्टेट में आ जाते थे। थर्ड स्टेट रहता था जो कि काम करता था, बाकी लोग आराम वाले थे। तीसरा स्टेट था जो काम करता था। कौन कौन थे इसमें? बड़े बिजनेसमैन भी थे, मर्चेंट थे, व्यापारी थे। वो बड़े बिजनेसमैन क्या, जो व्यापार कर रहे हैं, बड़ा व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। कोर्ट थे, ठीक है, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, जो कोर्ट में काम करने वाले जजेस थे, वो भी तीसरे स्टेट में आते थे, उनको भी कोई भी प्रायोरिटी नहीं मिलती थी, ठीक है, वो भी तीसरे स्टेट में ही थे।
फिर आगे क्या है, उसके बाद है लॉयर्स हैं, ठीक है, वकील जो हैं, और इत्यादि इत्यादि, ठीक है। उसके बाद दूसरा लोग और कौन थे, पीजेंट्स थे एंड आर्टिसन। पीजेंट्स मीन्स किसान थे, और आर्टिसंस थे जो कि मिट्टी के बर्तन बनाना, पेंटिंग करना, ये सब चीजें काम करते थे, ठीक है। कलाकार थे, ठीक है, कलाकारी करते थे। फिर तीसरा था आपका, तीसरा कह सकते हैं स्मॉल पीजेंट्स, ठीक है, छोटे किसान। लैंडलेस लेबर, जो इनके पास जमीन नहीं है वो लेबर, ठीक है। सर्वेंट, एक तरह से हम कह सकते हैं नौकर, ठीक है। तो इसमें जो बिग बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, जिनके पास पैसा ठीक ठाक आता था, उतना ज्यादा नहीं आता था लेकिन आता था, ठीक है, वो बहुत कम थे। और सबसे ज्यादा संख्या किनकी थी, लेबर की थी, लेबर क्लास की थी। उससे थोड़ा सा ज्यादा जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। तो कहीं ना कहीं इनको दो वक्त का खाना अरेंज करना ही बहुत बड़ा मेहनत का काम रहता था। जैसे आप सुनते होंगे लोग कहते हैं हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ में समझते हो क्या, कि हाथ से मुंह में नहीं, हाँ, हैंड टू माउथ मीन्स कि हम जो अर्न करते हैं अपने हाथों से वही खा लेते हैं, बस इतना ही पैसा कमा पाते हैं। तो ये जो थर्ड स्टेट था उसमें ज्यादातर लोग ऐसे थे, मैक्सिमम लगभग 90% लोग ऐसे थे जो हैंड टू माउथ थे, हाँ, सिर्फ खाने भर का उनके पास होता था। अब उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता था, तो अब देखो क्या होगा फिर। अब बम में अगर, जो बम का पलीता है उसमें अगर आग लगाई जाएगी तो धमाका तो होगा ही ना। तो वो धमाके का इंतजार करते हैं, देखते हैं। द स्टेट ऑफ द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स was a part of feudal system that dated back to the middle age। अब ये फ्यूडल सिस्टम बहुत पहले से चलता चला आ रहा था, जैसे आपने देखा ही इसमें मैंने आपको बताया 3 स्टेट्स होते हैं। द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। 1779 से पहले जो ओल्ड रिजीम है, उस शब्द का मतलब था कि हाँ, जो सोसाइटी का सिस्टम था, कि टैक्स कलेक्शन कैसे था, किन किन स्टेट्स में डिवाइडेड था। स्टेट मीन्स 3 हिस्सों की बात कर रहे हैं, लोगों को विभाजित किया गया था, वो सब कुछ हम देखते हैं। फिगर 2 शोज, फिगर 2 में दिखाया गया है हाउ द सिस्टम स्टेट इन द फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। कैसे लोग रहते थे, 3 स्टेट में कैसे डिवाइड किए गए थे, ठीक है। अब लीवर मैंने बोला ही था, लीवर यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड बाय 1794। 1794 से पहले तक जो था लीवर एक करेंसी के रूप में था, 1794 के बाद बंद कर दिया गया था, ठीक है। क्लर्गी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन इन इन्वेस्टेड विथ द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। अब मैंने बोला ना, जो लोग चर्च में काम करते हैं उनको क्लर्गी कहते हैं। थिट्टे किसे कहते हैं, टैक्स लीव्ड बाय द चर्च। थिट्टे क्या है, एक देखो टैक्स जो एक नोबल, एक राजा लगाता था वो तो लगता ही था, थिटेस लगते थे। थिटेस कौन लगाता था, वो लगाते थे आपके क्लर्गी लगाते थे, या फर्स्ट स्टेट के लोग लगा सकते थे। फिर टैली, टैली जो है, जो कि जो टैक्स है जो कि किसको पे किया जाता था, डायरेक्टली राजा को पे किया जाता था, या एक तरह से हम कहें उस समय की गवर्नमेंट को पे किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। However, only a small number, अच्छा ठीक है, अब पीजेंट्स मेड अप टू 90% ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें लगभग जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो लगभग 90% थे पूरे पॉपुलेशन के, ठीक। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड। लेकिन किसानों में कुछ ही लोग थे जिनके पास जमीन हुआ करती थी, दे कल्टीवेट, जिसमें वो खेती कर सके, ठीक है। अबाउट 60% ऑफ लैंड वॉज ओव्ड बाई द नोबल्स। 60% जमीन तो सिर्फ और सिर्फ नोबल्स के पास थी, राजाओं के पास थी। द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स। और चर्च के पास होती थी, ठीक है, नोबल्स के पास होती थी, और बाकी बची हुई जो है कि तीसरे स्टेट में जो अमीर लोग थे उनके पास जमीन थी। सीधी सी बात है, अगर हम गरीब हैं और हमें कहीं ना कहीं कोई काम चाहिए, तो हम पैसे, हमें जरूरत है तो हम पैसे जाके किसी अमीर व्यक्ति से लेंगे, नहीं दे पाएंगे तो मेरी जमीन छीन ली जाएगी, मैं गरीब हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट टू स्टेट दिस, दैट इज द क्लर्गी एंड नोबिलिटी। क्लर्गी मैंने बताई कौन है, वो जो चर्च में लोग काम करते हैं। जो पहले 2 स्टेट में लोग थे, क्लर्गी और नोबिलिटी, स्पेशल वर्क करते थे, ऐसा नहीं कि वो साफ सफाई करने वाले, ठीक है। एंजॉयड अ सर्टेन प्रिविलेज बाय द बर्थ। जन्म होने के साथ उन्हें कुछ ना कुछ आज़ादी मिलती थी, जैसे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, यही बहुत बड़ी आज़ादी है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जम्पशन फ्रॉम द पेइंग द टैक्सेस टू द स्टेट।
और सबसे बड़ा उसमें क्या उनको क्या कहते हैं, बर्थ के साथ, जन्म के साथ क्या प्रिविलेज मिलता था, कि अगर आप पहले 2 स्टेट में आपका जन्म हुआ है तो कोई प्रिविलेज है कि आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा स्टेट को। द नोबल फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, these include the feudal dues which they exactly from the peasant are obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in the buildings on the road। अब क्या नोबल्स के पास ये भी अधिकार था कि वो क्या कहते हैं किनसे काम करा सकता था, उनके मतलब एक तरह से कर्ज था किनके ऊपर, किसानों के ऊपर। उनको आप चाहे जो भी काम करा सकते हैं, कौन कौन से काम करा सकते हो, रोड बनवा सकते हो, ठीक है, क्या कहते हैं, अपने घर में काम करा सकते हो, खेतों में काम करा सकते हो, इस तरह से, ठीक है। आर्मी में उन्हें रख सकते हो, किसके लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। तो मतलब सारा काम वो करे, मजे करे कौन, पहले 2 स्टेट वाले, इस तरह से, ठीक है। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर्स ऑफ टैक्सेस कॉल्ड थीथेस। चर्च भी, एक तो नोबल्स टैक्स लगा रहे हैं, राजा टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, अगर वो टैक्स कोई पीजेंट नहीं पे कर पा रहा तो उसके बावजूद में से काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो चर्च था वो भी टैक्स लगाता था किनके ऊपर, लोग पीजेंट्स के ऊपर, जिसका नाम था थितस करके नाम था, जो कि एंड फाइनली ऑल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे द टैक्सेस टू द स्टेट। और सिर्फ देने वाले टैक्स कौन थे, जो तीसरे स्टेट के लोग थे, वो सभी लोग क्या है, टैक्स पे करते थे। दीज इंक्लूड्स अ डायरेक्ट टैक्स, इसमें से एक डायरेक्ट टैक्स था जो कि डायरेक्ट राजा लेते थे, या एक तरह से कहें किंगडम लेता था, वो कौन था टैली। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इंक्लूड लीव्ड ऑन आर्टिकल एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट एंड और तंबाकू। The burden of financing activities of the state through the taxes was borne by the third state alone। क्या है कि अब जो है रोज का जो खर्चा है, तम्बाकू है, ये सब का जो सेवन है, नमक का है, इस तरह के अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स इस पे भी लगाए जाते थे। किसके ऊपर, एक तो टैक्स आपसे लिया जा रहा है थर्ड स्टेट से, डायरेक्टली गवर्नमेंट दे रही है, दूसरा टैक्स वो चर्च दे रही है, तीसरा जो आप चीजें खरीद रहे हैं उस पर भी टैक्सेस लग रहा है इनडायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे टैक्सेस लग देते थे। कौन देता था, सिर्फ अकेला एक, देखिए टैक्स आज यहाँ भारत देश भी देता है, लेकिन टैक्स देने की प्रक्रिया सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि अगर आप अंबानी हो तो आपको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, और आप बेईमानी हो और कुछ नहीं आपके पास पैसे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब करप्ट लोग अगर करप्शन करें उसकी बात ना करें, लेकिन अगर नियम की बात करें तो नियम सबके लिए एक समान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे एक फोटो दिखाई गई है। दिस पुअर फेलो ब्रिंग एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सैलड। द फैट लॉर्ड सिट देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ अ लुक। क्या है कि जो यहाँ पे एक व्यक्ति को दिखाया गया, इस फेलो को दिखाया गया, गरीब आदमी को दिखाया गया, जिसे जो कि सब कुछ ला के दे दिया, जो भी था उसके पास, पैसे थे, ठीक है, फल थे, सब्जियां थी, जो कुछ भी था वो ला के दे दिया। और ये मालिक बैठा हुआ है, शांति से ले लिया, उसको ये भी नहीं सोच रहा है उसे शरीर की हालत देख करके उसे माफ कर दे या उसे वापस कर दे। द नोबल्स इज द स्पाइडर, पीजेंट द फ्लाई। द मोर द डेविल हैज, द मोर ही वांट। जितना ज्यादा आप उसे दोगे उतना ज्यादा वो उसे लालच लगती रहेगी, जितना ज्यादा टैक्स आप देते रहोगे उतना टैक्स वो मांगते ही रहेंगे। स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है। The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही थी, जो एक समय पे 1715 में कितनी थी, लगभग 1715 में थी 23 मिलियन थी, वो जाके बढ़ गया 28 मिलियन। अब मिलियन कितना होता है आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लगभग 2 करोड़ 30 लाख से बढ़ करके कितना हो गया था, 2 करोड़ 80 लाख हो गया था। तो मतलब लगभग 50 लाख लोग बढ़ चुके थे सिर्फ कितने सालों में, लगभग 75 सालों में इतना चेंज आया था। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन। अब इतने 80 लाख लोग लगभग बढ़ गए तो कहीं ना कहीं खाना की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। डिमांड बढ़ती चली जा रही थी लेकिन प्रोडक्शन उतना ज्यादा हो नहीं पा रहा था, ठीक है, क्योंकि उस समय पे HI, हाई वेराइटी सीड, ये सब चीजें नहीं थी, ठीक है। मोस्ट
वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एज अ लेबर इन द वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि किसी दुकान पर काम करते थे जहाँ पे उनको सिर्फ एक तनख्वाह मिलती थी, लेबर वर्क मिलता था, डेली की दिहाड़ी मिलती थी, ठीक है। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। लेकिन जितना दिहाड़ी मिलती थी, जितना उनको पैसा मिलता था वो बढ़ता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। फिर सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। इससे क्या हो रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था, अमीर और अमीर हो रहा था, ठीक है। फिर थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल reduced the harvest. This is the subsequent crisis, something that occurred frequently in the France during the old regime. इसी कारण से कहीं ना कहीं भूखमरी की हालत आ गई, लोग मरने लगे, भूख से मरने लगे। कैसे मरने लगे अब ये आप जान सकते हो। सीधी सी बात है, जब डिमांड के मुकाबले उतना फूड प्रोड्यूस हो ही नहीं पा रहा है, सामान महंगा बिक रहा है, ऊपर से मान लो किसी बार बारिश हो जाए, बिन मौसम बारिश हो जाए, जब जरूरत नहीं है तब बारिश हो जाए, या फिर सूखा पड़ जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे नुकसान होगा, किसका, फसल का नुकसान होगा। जब फसल का नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं और प्रोडक्शन गिर जाएगा, और प्रोडक्शन गिर जाएगा, कहीं ना कहीं हालत और खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं कि दिक्कतें हुई हैं। फिर ग्रोइंग मिडिल क्लास, अब देखो इसमें क्या है, हाउ द सब्सिक्वेंट क्राइसिस हैपन, ठीक है, द कोर्स ऑफ मेंटेनिंग द क्राइसिस। अब देखिए, बैड हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग कम हो रही है, पुअर हैज नो लॉन्गर बाई ब्रेड। अब गरीब ब्रेड खरीदना बंद कर दिया, ठीक है, खाना कम खाने लगा। तो खाना जब कम खाओगे तो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, इम्यूनिटी नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी, तो कोरोना जैसी बीमारी तब तो थी नहीं, लेकिन और बाकी बीमारियां तो थी, ठीक है, तब हॉस्पिटल तो रहते नहीं थे, ठीक है। तो और बाकी बीमारी आपको घेरेंगी, आप बीमार होगे, और बीमार होकर के इनडायरेक्टली आप भूख की वजह से मर जाओगे, खाना ना होने की वजह से मर जाओगे, ठीक है। तो अब इसमें बॉक्स दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं रॉइट्स हुए, दंगे फसाद हुए, किसके लिए, खाने के लिए। आप समझ सकते हो इतनी इतनी वर्स्ट कंडीशंस थी कि लोग भूख की वजह से लड़ रहे थे, दंगे फसाद कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आ रही थी। चलिए, growing middle class envisages an end to privilege. In the past, peasants and workers had participated in the revolts against the increasing taxes and food scarcity. क्या हुआ कि पहले के समय पर जो है बहुत सारे जो किसान हैं, वर्कर हैं, वो सब क्या है, कई सारे विरोध प्रदर्शन किए, किसके लिए, जो टैक्स बढ़ रहा था और फूड की कमी, खाने की कमी हो रही थी। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड द प्रोग्राम टू कैरी आउट द फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। बट कहीं ना कहीं उनका जो प्रयास था वो अधूरा रह गया, वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी वजह से कोई भी बदलाव समाज के अंदर नहीं आया। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकेम प्रॉस्पेरियस एंड हैड टू एक्सेस टू द एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। कहीं ना कहीं उनके लिए छोड़ दिया गया, जिन लोगों को अभी पढ़ना लिखना जरूरी है, कहीं ना कहीं नॉलेज गेन करना जरूरी है, क्योंकि उसी से हम कोई एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या हम रिवॉल्ट भी, ठीक है, अगर करना चाहें तो एक बाकायदे सही तरीके से करेंगे, तभी जाके उससे कुछ फायदा मिलने वाला है, ठीक है। The 18th century witnessed the emergence of the social groups termed the middle class. अब जो 18th century में एक नया क्लास आया, एक नया ग्रुप आया, एक सोशल ग्रुप आया, जिसका नाम था मिडिल क्लास था, ठीक है, who earned their wealth through an over expanding overseas trade from the manufacturer of the goods such as woolen textiles that were exported or bought by the richer members of the society. उन लोगों को अच्छा खासा फायदा हुआ, अच्छी कमाई हुई, कैसे हुई, जो व्यापार हो रहा था ओवरसीज। ओवरसीज व्यापार मीन्स क्या, कि दूसरे देशों में व्यापार हो रहा था, ठीक है। ओवरसीज में समझ लो ना, सीज, ओवरसीज, सीज क्या है, समुद्र, समुद्र से हम कहाँ जा सकते हैं, दूसरे देश जा सकते हैं ना। तो ओवरसीज मीन्स समुद्र पार करके दूसरे देशों में व्यापार हो रहा है, वो चाहे कपड़ों का हो रहा है, ठीक है, वुलन क्लॉथ है, गर्मियों के कपड़े, ठंडियों के कपड़े हैं, ठीक है, सिल्क टेक्सटाइल है, इनको खरीद करके और बेच करके उनको अच्छा खासा फायदा मुनाफा हो रहा था। इसको वो ग्रुप जो इसमें लगे हुए थे उनको क्या बोला गया, मिडिल क्लास बोला गया, ठीक है। इन एडिशन टू द मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स,
मर्चेंट्स जो व्यापारी थे और मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाले थे उनको छोड़ करके द थर्ड स्टेट इंक्लूड द प्रोफेशंस। और इसके अलावा भी और थर्ड ग्रुप में कौन थे? प्रोफेशंस, जो लोग प्रोफेशनल थे, जो कि अच्छे से काम कर सकते थे, किसी चीज के विशेषज्ञ थे, जैसे कि लॉयर, वकील, कानून के विषय में सारा कुछ जानता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वहां पे काम करने वाला, जो उसको सारी नॉलेज है वहां में कैसे काम हो सकता है। ऑल वेयर एजुकेटेड, ये सारे लोग पढ़े हुए थे। एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। अब जब यही थर्ड स्टेट, देखो थर्ड स्टेट को बहुत कुछ हमने नहीं दिया, ठीक है, प्रिविलेज नहीं दिया, सब कुछ नहीं दिया, लेकिन एक चीज दे दिया, वो क्या? नॉलेज। मैंने हमेशा कहा नॉलेज इज कंपलसरी। थर्ड स्टेट में पढ़े लिखे लोग थे, स्पेशलिस्ट थे, तो उनको पता था कि ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है किसी भी स्टेट में किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ कोई भी अधिकार या सिद्धांत नहीं मिलने चाहिए। वो अगर उसका हकदारी है तब मिलना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रैदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। तो उनका मानना था कि जो है कौन किस स्टेट में होगा उससे जन्म से ना डिसाइड करें, इस बात पे डिसाइड करें उसको नॉलेज कितनी है, ठीक है। तो दीज आइडियाज गिविंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम। और यही सारे जो आइडिया थे, यही सारे जो हमारे अंदर जो आ रहे नए नए आइडिया थे, किसके लिए? फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए हमारे पास जो आइडिया आ रहे थे, कहीं ना कहीं ख्याल आ रहे थे। एंड इक्वल लॉ, और ये कहीं ना कहीं सोच रखता था कि बराबर का अधिकार मिले, इक्वालिटी मिले, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और सबको काम करने का अधिकार मिले। वे आर पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर सच एज जॉन लॉके। और इसको रखा किसने? इनने रखा फिलोसफर जैसे जॉन लॉके करके फिलोसफर है, इनने इस बात को, इस मुद्दे को आगे उठा कर के रखा। एंड जीन जैकोबिन रोजवे। अब इनने जॉन लॉके और जीन जैकोबिन रोजवे करके दो लोग थे जो ने ये सब बातें रखी कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए और बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉके साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट of monarch. Rosway carried the ideas forward, proposing a form of government based on the social contract between the people and representatives. The spirit of law, Montesquieu proposed a divine power within the government between the legislative, the executive, and judiciary. This model of government was put into a force in USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. The American Constitution and guarantees the individual rights was an important example for political thinkers in France. कहीं ना कहीं ये भावना आने लगी कि हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि लोगों के बारे में सोचे, लोगों के हितों के बारे में सोचे, अपने पर्सनल हित ना देखें, ठीक है, अपने फायदे ना देखें, वो लोगों के हितों को देखे, लोगों को फायदा दे और लोगों को कहीं डेवलप करे, ठीक है। और ये सारे रूल्स अपनाए गए थे कहाँ पे? वो 13 कॉलोनी जिन्हें आजाद कराया गया था वहां पर ये सारे नियम बनाए गए थे। एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई थी जो लोगों के लिए, ठीक है। यहीं पे देखो एक अभी आगे वर्ड मिलेंगे, फॉर द पीपल, बाई द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाई द पीपल, ये सारी चीजें आपको वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसको मार्क कर लीजिए इस पॉइंट को। तो आइडियाज ऑफ फिलोसफर जो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के स्पॉन्सर्स हैं पीतांजलि दंत कांति, ठीक है। सुबह शाम लगाते रहें और दांत साफ करते रहें। अपना ख्याल रखें, घर से बाहर ना निकले, एंटरटेन थोड़ा बहुत करें, थोड़ा बहुत क्या बहुत करें, लेकिन वो भी एक लिमिट में होकर के। मुझे भी पता आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ एंटरटेन करने के लिए करेंगे ही करें, लेकिन वो भी एक लिमिट में, परमानेंटली नहीं, 100% पूरा उसी में नहीं दे देना है, ठीक है। पढ़ाई भी करें, नोट्स बनाएं, जो भी डाउट्स हो वो व्हाट्सएप करें और हम उस डाउट्स को जरूर क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। गुड बाय, टेक केयर, शब्बा।